हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे से छोटे जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको ढेर सारा प्यार, और जो मुझसे बड़े हैं उनको ढेर सारा प्रणाम। आज का टॉपिक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको एक बहुत ही पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। अब ये इतना पॉपुलर है ही क्यों? एंड द पॉइंट इज, अगर ये इतना पॉपुलर है तो क्या हर पॉपुलर चीज़ अच्छी होती है? तो आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बहुत सी अच्छी बातों की एंड कुछ नॉट सो अच्छी बातों की, और देंगे आपको एक अनबाइस्ड एनालिसिस, ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन, एक साउंड इंफॉर्मेशन हो कि क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। सो चलिए शुरू। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या इसके रिटर्न्स हैं, क्या इस स्कीम के साथ रिस्क इन्वॉल्व है, क्या इसका लॉक इन पीरियड है, इस स्कीम को खुलवाए तो खुलवाए कैसे, क्या ये एफडी से बेटर है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि आगे आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और वीडियो के एंड में बताऊंगा एक निंजा टेक्निक कि कैसे आप अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ अकाउंट से मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। बात करेंगे इसके रिटर्न्स की। तो अगर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न इसका करंटली चल रहा है 7.1% पर एनम। जानने वाली बात यह है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टर में रिवाइज किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर बात करें, इसे कंपेयर किया जाए एफडीज के साथ, जो आपको बड़े बड़े नेशनल बैंक्स या बहुत सारे आजकल नए बैंक्स आ गए हैं जो 7% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, तो क्यों ना हम यही पैसा एफडी में डाल दें और पीपीएफ में ना डालें। तो इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि पीपीएफ क्यों बेटर है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं ओवर एफडी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलने के बावजूद भी आपको एफडीज में क्यों नहीं जाना चाहिए और पीपीएफ में क्यों जाना करेंगे इसके मैच्योरिटी की। तो मैच्योरिटी या लॉक इन पीरियड, इसका लॉक इन पीरियड है 15 ईयर्स का, बट इसमें 2-3 एक्सेप्शंस भी हैं। तो उन एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। तो पहला एक्सेप्शन है, जब आप इस पीपीएफ के अंडर आप 5 साल तक बिता लें इस स्कीम के अंडर, तो 5 साल के बाद आप 50% तक का एक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर बात करूं किसी पर्टिकुलर कंडीशन की, जो कि हमारा सेकंड एक्सेप्शन है, तो सेकंड एक्सेप्शन के तहत किसी पर्टिकुलर बहुत एक्सट्रीम डिजीज, या अगर आपको किसी एजुकेशनल पर्पस से ये पैसा आपको चाहिए, तो आप 5 साल के बाद इस अकाउंट को, इस पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं। थर्ड एक्सेप्शन की बात करेंगे कि अगर आप 2 साल तक इस पीपीएफ स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो जितना भी अमाउंट 2 साल तक आपने इस पीपीएफ अकाउंट के अंदर डाला होगा, आप उसका 25% का लोन उसी सेम बैंक से या पोस्ट ऑफिस से अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए डालते हैं, तो 2 साल में आप 2 लाख रुपए डालेंगे। तो अगर आपको 2 साल के बाद ये 2 लाख तो आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पहला 50% का जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो तो खुद होगा 5 साल के बाद, वो तो आपको 5 साल के बाद ही वो पैसा मिलेगा। और अगर आपको प्री मैच्योर क्लोजर भी करवाना है तो भी वो 5 साल के बाद होगा। पर 2 साल के बाद आपके पीपीएफ अकाउंट के अंदर जितना भी अमाउंट है, इस केस में 2 साल तक आपने 1-1 लाख रुपए दिए हैं, तो 2 लाख रुपए बन गए। तो 2 लाख के ऊपर आप 25% तक का लोन जिस बैंक से भी या जिस पोस्ट ऑफिस से भी आपने इसको खुलवाया होगा, वहां से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने बात तो कर ली कि इसके एक्सेप्शंस क्या थे, पर बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने 25 साल या 20 साल के अंदर ही अंदर अपना एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया है, अब उसको, उसकी जो मैच्योरिटी है, उसका जो स्कीम की मैच्योरिटी है, अगर उसने अपने 20 साल में खुलवाई है, तो जब वो 35 का हो जाएगा तब उसकी ये स्कीम मैच्योर कर जाएगी। अगर उसने 25 में खुलवाई है तो उसकी वो स्कीम 40 में मैच्योर कर जाएगी, जब वो 40 साल का होगा। व्हाट इन केस उस टाइम पे उसको उस पैसों की जरूरत नहीं है, तो यस, आप 15 साल के बाद 5-5 साल तक का एक एक्सटेंशन ले सकते हैं इस पीपीएफ स्कीम के अंडर। नाउ जब आप एक्सटेंशन लेते हैं, उस एक्सटेंशन के दौरान जो भी आपका 15 साल तक पैसा आपने जमा किया है, वो आप निकाल तो पूरा सकते हैं, पर उस एक्सटेंशन पीरियड के द्वारा आप साल में सिर्फ एक ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए आपने 15 साल तक 15 लाख रुपए जमा कर दिए, आपने उसके बाद डिसाइड किया कि यस, मुझे एक फॉर्म भर के इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड करना है, पर 17th ईयर में आपको लगा कि नहीं, मुझे उस 15 लाख में से कुछ 7-8 लाख रुपए चाहिए, तो आप उस 7-8 लाख रुपए को उस साल में एक बार ही विड्रॉ कर पाएंगे, बार बार विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो आप एक्सटेंशन पीरियड के अंदर पर ईयर जो विड्रॉल लिमिट है वो है ओनली। करेंगे इसके टैक्स बेनिफिट की। सो टैक्स बेनिफिट में इस पीपीएफ स्कीम को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है।
अब इस 3 बार एग्जाम कैटेगरी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि पहली एग्जामेशन आपको मिलती है कि आप अगर इस पीपीएफ स्कीम के अंदर पैसा डाल रहे हैं तो आपको 1.5 लाख तक का आपके इनकम के ऊपर रिबेट मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और अगर आप उसी साल में 1.5 लाख रुपए पीपीएफ स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सो देन आपकी जो सालाना इनकम है उसे 8.5 लाख रुपए ही मानी जाएगी। 1.5 लाख रुपए को आपकी सालाना इनकम से हटा दिया जाएगा। ये तो हो गई पहली एग्जामेशन की। दूसरे एग्जामेशन की बात करते हैं। पीपीएफ स्कीम के अंदर आप जो भी इंटरेस्ट कमाते हैं उस इंटरेस्ट पे भी कोई टैक्स नहीं लगता। अब ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूं? ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हमने बात करा था कि क्यों पीपीएफ स्कीम एफडीज से बेटर है, तो एफडीज के ऊपर जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं उसके ऊपर बैंक आपको टैक्स चार्ज करता है। बट अंडर पीपीएफ स्कीम जो भी आप इस अमाउंट से इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस इंटरेस्ट को भी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर एनी टैक्स। अब बात करते हैं तीसरे एग्जेम्पशन की। तो जब आपका पीपीएफ का जो स्कीम है वो 15 साल बाद मैच्योर कर जाता है एंड देन आपका प्रिंसिपल वैल्यू प्लस द टोटल इंटरेस्ट जो आपने कमाया है, सो ये जो एंटायर अमाउंट है, जो एंटायर कॉर्पस अमाउंट है आपका, उस एंटायर कॉर्पस अमाउंट को भी टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। सो दैट इज द रीजन इसको एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। एंड ये हो गई पहला रीजन जिसके लिए पीपीएफ जो है वो एफडी से करते हैं बेटर इसकी लीगल इम्यूनिटी की। तो खुदा ना करे अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पे आपसे एक बहुत बड़ा एक लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आप उस लोन को पूरा नहीं कर पाए हैं, या आपको किसी बंदे को बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन देना है और आप इन सब के चलते एक लीगल जुडिशरी में फंस चुके हैं। सो इंडियन जुडिशरी आपकी जो पोजेशंस जैसे घर, गाड़ी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, इनको बेच के उन लोन्स को, उन पैसे के, उन कॉम्पनसेशंस को पूरा कर सकती है। पर अगर बात करें पीपीएफ की, तो पीपीएफ इन सबसे भी एग्जेम्प्टेड है। इंडियन जुडिशरी भी आपके पीपीएफ को, जो भी आपका पीपीएफ अकाउंट है, उसको हाथ नहीं लगा सकती। तो वहां पे आपका पैसा पूरी तरीके से, बात करेंगे कि पीपीएफ अकाउंट खुलवा कौन सकता है। तो अभी के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप 18 साल के हैं या 80 साल के हैं, आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप पीपीएफ अकाउंट अपने इन्फेंट्स का भी खुलवा सकते हैं, मतलब जो 18 साल के नीचे हैं उनका भी खुलवा सकते हैं। पर उन केसेस में 18 साल तक वो अकाउंट सिर्फ पेरेंट्स ही ऑपरेट कर सकते हैं। देन ओनली आफ्टर 18 ईयर्स दैट अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड। अब बात करेंगे कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है और कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। सो अगर बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो साल में आपको 500 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करने होते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें क्या 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो यस बिल्कुल 1.5 लाख से ज्यादा भी आप एक साल में पीपीएफ अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर पीपीएफ अकाउंट स्कीम के अंडर आपको उस पूरे अमाउंट में सिर्फ 1.5 लाख तक का ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसी रीजन से कोशिश करें कि आप एक साल में 500 से लेके 1.5 लाख तक जरूर इन्वेस्ट करें पीपीएफ स्कीम। लेते हैं कि आपकी नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए एक पीपीएफ अकाउंट होल्ड करने के लिए। तो यस, पीपीएफ अकाउंट कोई भी इंडियन सिटीजन खुलवा सकता है, बट इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। पीपीएफ अकाउंट में कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं होता। सो पीपीएफ अकाउंट हैज टू बी अ इंडिविजुअल अकाउंट। अब बात करते हैं क्या आप एक पर्सन मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकता है? नहीं। तो एक पर्सन सिर्फ एक ही अकाउंट पीपीएफ का अपने लाइफ टाइम में होल्ड कर सकता है। अब बात करते हैं क्या एनआरआईज खोल सकते हैं? सो नहीं, अनफॉर्चुनेटली एनआरआईज पीपीएफ स्कीम के अंडर पीपीएफ स्कीम को नहीं अवेल कर सकते। हाउएवर, अगर कोई पहले इंडियन सिटीजन था और इंडियन सिटीजन रहते हुए उन्होंने पीपीएफ स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करा है या उस स्कीम को ऑप्ट करा है और देन ड्यूरिंग द टेन्योर वो एनआरआई बन गए हैं, सो देन यस दोज पीपल कैन कंटिन्यू विद द स्कीम टिल देयर लॉक इन पीरियड विच इज 15 ईयर्स। अगर आप किसी साल 500 रुपए भी नहीं दे पाए, क्या होगा अगर आप इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर जो मिनिमम अमाउंट है 500 रुपए का, आप वो भी नहीं दे पाए एक साल में, सो यस आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका जो पिछला जमा किया हुआ अमाउंट है वो सारा डूब जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो आपका अकाउंट जब इनएक्टिव हो जाता है, सो बस उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो भी आपका पड़ी हुई राशि है उस अकाउंट के अंदर, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट देना बंद कर देगी। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि लेट्स सपोज आपने 2 साल तक
इस पीपीएफ स्कीम के अंदर पैसे डाले, 500 रुपए से ऊपर डाले और 1.5 लाख तक डाले, देन आप थर्ड और फोर्थ ईयर को डिफॉल्ट करके वहां पे आप वो पैसे नहीं दे पाए और आपका अकाउंट हो गया है इनएक्टिव. सो इन फिफ्थ ईयर व्हाट ऑल यू नीड टू डू इज you have to pay 500 like 1000 rupees, 500 each for the third and the fourth year, and then continue with the fifth year to whatever amount you want to pay. तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. अकाउंट इनएक्टिविटी में सिर्फ एक नुकसान होता है कि जो भी आपकी पड़ी हुई राशि है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना बंद कर देगी. तो आपका वो पैसा बिल्कुल आइडियल पड़ा रह जाएगा आपके उस अकाउंट के. यस, इसको खुलवाए कहाँ? तो अगर बात करूं आपके कोई भी बड़े पीएसयू बैंक्स की, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, और अगर बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स की बात करूं जिसमें से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, आप वहां पे इसको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीकों से खुलवा सकते हैं. इस पीपीएफ स्कीम को आप पोस्ट ऑफिस में जाके भी खुलवा सकते हैं. हाउएवर पोस्ट ऑफिस के जो अगर मैं ऑनलाइन सिस्टम की बात करूं तो येस, इट इज क्वाइट वीकर देन द बैंकिंग ऑनलाइन सिस्टम्स. सो येस, अगर आप बात करें प्राइवेट बैंक्स के ऑनलाइन सिस्टम्स की, तो वहां पे बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है इस पीपीएफ स्कीम को ऑप्ट करना और अपना एक नया अकाउंट खुलवाना. इस अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता. एक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ के लिए आपका कोई भी बिजली का या टेलीफोन का बिल, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका डीएल या आपका वोटर आईडी कार्ड भी कैन वर्क फॉर यू. सो यही कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है जब आप एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाएंगे. जो मेरे दोस्त या जिनको भी मैंने पीपीएफ के बारे में बोला है उनसे मुझे ज़रूर आया है कि व्हाट इफ मैं अगर किसी प्राइवेट बैंक में जाके एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाता हूँ और 4-5 साल बाद मैंने उसमें मान लीजिए 1.5 लाख रुपए जो मैक्सिमम लिमिट है जहां पे मैं टैक्स एग्जेम्पशन ले सकता हूं, मैंने वहां सबमिट कर दिया 5 साल तक. तो 5 साल तक अगर मैंने 1.5 लाख रुपए सबमिट करे हैं या डिपॉजिट करे हैं तो मैं कुछ 7.5 लाख रुपए के आसपास अपना डिपॉजिट दे चुका हूं. व्हाट इफ 5 साल बाद वो प्राइवेट बैंक अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर देती है, वो बैंक बंद हो जाती है, तो क्या वो पैसा मेरा डूब जाएगा? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से मुझे बहुत बार आया है बहुत लोगों से, तो उसका भी आंसर कर देते हैं इस वीडियो में. सो फ्रेंड्स, जब भी आप पीपीएफ स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं, सो ये जितने भी बैंक्स हैं, बी इट बी पीएसयू बैंक्स, बी इट बी प्राइवेट बैंक्स और बी इट बी पोस्ट ऑफिस, ये बेसिकली आपके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं, एक मिडिलमैन का काम करते हैं. सो आप जो पैसा सबमिट कर रहे हैं या आप जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं एवरी साल या एवरी मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा आप उस बैंक या उस बैंक की किसी डिपॉजिटरी में नहीं जमा कर रहे हैं, वो पैसा आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं. सो इसका कोई मीनिंग नहीं है कि आप उसको प्राइवेटली खुलवाएं या किसी गवर्नमेंट बैंक से जाके खुलवाएं या पोस्ट ऑफिस से जाके खुलवाएं. आपकी ये इन्वेस्टमेंट 110% बिल्कुल सिक्योर है. पीपीएफ अकाउंट तो अब खुल गया है, क्या इसमें मंथली पैसा डाला जा सकता है? क्या इसमें ईयरली एक साथ पैसा डाला जा सकता है? और इसी टॉपिक के अंदर मैं उस निंजा टेक्निक को शेयर करूंगा जहां पे आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर से मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं. सो अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जैसा मैंने बताया पीपीएफ स्कीम के अंदर ईयरली मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है, जिसको टैक्स ब्रैकेट के अंदर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. अब ये 500 से 1.5 लाख रुपए आप डालेंगे कैसे? तो आप डाल सकते हैं इसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में या आप डाल लीजिए इसको एक बारी में. पर इसमें एक छोटा सा कैच है और वही है वो निंजा टेक्निक जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं. सो बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट या इस स्कीम के अंदर जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप पैसा देते हैं या अगर आप वन टाइम भी देते हैं, तो मंथ्स के ऊपर एक कट ऑफ डेट लगाई जाती है जो कि है 1 से लेकर 5 तक. तो मान लीजिए कि अगर आपने अप्रैल में, इस कमिंग अप्रैल में एक पीपीएफ स्कीम में अंडर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है और आपने 1 अप्रैल को 50,000 रुपीज सबमिट कर दिए, तो आप 1.5 लाख में से 50,000 तो सबमिट कर चुके हैं. पर आपने ये सोचा कि नहीं, अब 10 तारीख आते आते या 11 तारीख आते आते आपके पास एक और 50,000 आ गया है, तो आपने सोचा कि मैं 11 तारीख को वापस से उस 50,000 के ऊपर एक और 50,000 डाल देता हूं. सो 1.5 लाख में से मैं 1 लाख रुपए सबमिट कर देता हूं. पर 5 तारीख का कट ऑफ डेट के चक्कर में ये होगा कि आपका जो सेकंड 50,000 का इंस्टॉलमेंट है उसको अप्रैल मंथ में कंसीडर नहीं किया जाएगा और उस सेकंड 50,000 के ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. वो 50,000 जो आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट में दी थी वो आपकी इन द मंथ ऑफ मई कंसीडर करी जाएगी. सो मेरे हिसाब से मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसमें मंथली ईएमआईज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो देन आप कोशिश करें कि आप 1 से लेके 5th ऑफ द मंथ के अंदर ही इसको इन्वेस्ट कर दे, इसमें जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हैं.
और अगर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट अर्न करना है, देन इफ यू हैव 1.5 लाख रुपीज, देन व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आप साल का शुरुआत हो, जैसे पहला महीना होता है फाइनेंशियल ईयर का विच इज अप्रैल, तो अप्रैल के 1 से 5 के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तभी डाल दे पीपीएफ स्कीम के अंदर उस साल के लिए, ताकि फॉर द रेस्ट ऑफ द 11th मंथ आपका 1.5 लाख रुपीज के ऊपर लगातार इंटरेस्ट लगता रहे, एंड यस यू कैन अर्न द मैक्सिमम इंटरेस्ट आउट ऑफ इट। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि क्या फर्क पड़ता है अगर मैं ऐसा नहीं करता, पर अगर कंसीडर करें इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल के लिए, और अगर 15 साल के एंड में इंटरेस्ट का डिफरेंस देखेंगे तो यस ये इंटरेस्ट कुछ लाखों में बनता है। तो इसी रीजन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना कि पीपीएफ स्कीम के अंदर एक कट ऑफ डेट है, जिस कट ऑफ डेट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं सो यस यू कैन अर्न द मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए पीपीएफ के अंदर। सो पीपीएफ के अंदर अगर आप एक बहुत ही हाई इनकम ब्रैकेट में आते हैं सो यस यू शुड बी द वन जिसको इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहिए, और 1.5 लाख रुपए पर साल तक का एक टैक्स एग्जेम्पशन स्ट्रेट अवे ले लेना चाहिए। हमने डिस्कस किया था अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए पर सालाना है और अगर आप इसमें 1.5 लाख रुपए प्रति साल इन्वेस्ट करते हैं सो देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए आपकी जो सालाना इनकम है वो 8.5 लाख रुपीज़ ही कंसिडर करी जाएगी, 1.5 लाख रुपए पूरे एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे। सेकेंड, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी डिसिप्लिन नहीं होती, लेट्स सपोज आप एक एफडी करवाते हैं और आपको लगता है कि नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी डिसिप्लिन नहीं है कि आप उस एफडी को बहुत लॉन्ग टर्म तक खींच पाएं, और हो सकता है आप उसको प्री मैच्योर उसको विड्रॉ करवा लें कुछ इंटरेस्ट पे करके, सो देन इन सच केसेस आपको अगर अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन लाना है, बिकॉज इस स्कीम के अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो है 15 साल का, और पहले 5 साल तो आप एक भी रुपए नहीं निकाल पाएंगे। 5 साल के बाद जैसे हमने डिस्कस किया था 50% इन सम सिनेरियो एंड प्री मैच्योर क्लोजर इन केस ऑफ सम सीवियर इश्यूज आप कर पाएंगे। तो ये कुछ सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी डिसिप्लिन नहीं होती और वो चाहते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें और सेफ इन्वेस्ट करें और इससे एक अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर पाए एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, उनके लिए पीपीएफ स्कीम जरूर है। अब बात करते हैं तीसरे कैटेगरी की। बहुत लोग होते हैं जो इक्विटीज में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। टू इक्विटीज व्हाट आई मीन इज शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ अनसर्टेनिटीज जरूर रहती हैं, और अगर हम बात करें दूसरे सेविंग स्कीम्स की जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या आप मान लीजिए बहुत लंबे एफडीज की अगर बात करें तो एफडीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि पीपीएफ एफडीज से बेटर क्यों है। तो अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके क्या डिफरेंसेस हैं पीपीएफ से, तो आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको श्योर शॉट पैसा मिलता हुआ दिखे एट द एंड ऑफ योर मैच्योरिटी, देन पीपीएफ आपके लिए है। सो आशा करता हूं फ्रेंड्स ये कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि नया साल आ रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यही राइट टाइम है। 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक आप अपने अपने प्रोविडेंट फंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जरूर खुलवाएं, जरूर उसमें इन्वेस्ट करें, थोड़ा बहुत खुद की भी रिसर्च करें, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत आपको कुछ सीखने को मिला हो, सो मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, आपका ढेर सारा प्यार। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे इन्वेस्टेड।